तो एज यू नो ऑलरेडी कि विटामिन B12 कितना ज्यादा जरूरी होता है फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो क्या होगा? विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो गई अगर, आरबीसी दे बिकम लार्जर कहने से ये कहना ज्यादा बेहतर है कि आरबीसी छोटे होने वाले थे लेकिन हुए नहीं, राइट? सो आरबीसी छोटे होने वाले थे लेकिन छोटे हो नहीं पाए, तो आरबीसी दे आर नॉट बिकमिंग लार्जर, बल्कि ये बड़े रह गए, राइट? सो आरबीसी कैसे रह जाएंगे? रेटिकुलोसाइट रह जाएंगे। आरबीसी दे बिकम लार्जर, और जब वो नॉर्मल आरबीसी से बड़े होंगे तब उसे कहते हैं मैक्रोसाइट, देन इट इज नोन एज मैक्रोसाइट। क्या कहा जाता है उसे? मैक्रोसाइट। या फिर इमेच्योर आरबीसी, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। इमेच्योर आरबीसी रह जाएंगे। ये जितने भी आरबीसी बनेंगे ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि प्रोसेस के दौरान अगर कुछ आरबीसी गलत बन जाते हैं तो वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा आरबीसी के बराबर रहती है जितनी एक नॉर्मल आरबीसी में रहती है, मैच्योर आरबीसी में रहती है। बस अंतर इतना है कि विटामिन B12 नहीं था, जिसकी वजह से आरबीसी लार्जर है साइज में, और उसको हम लोग मैक्रोसाइट कहते हैं। अगर मान लीजिए आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि आयरन की कमी हो गई, तब क्या होगा? अगर आयरन की कमी है तो आरबीसी साइज से छोटे हो जाएंगे क्योंकि अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन लेस, आरबीसी आर स्मॉलर इन साइज, सो दे आर नोन एज माइक्रोसाइट। क्या कहते हैं इन्हें? माइक्रोसाइट कहते हैं। ये भी एक समय बाद स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दे आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। हमें मालूम है कि आरबीसी क्या होते हैं? बाइकॉनकेव होते हैं। पर अगर आरबीसी के शेप में किसी गलती की वजह से परिवर्तन हुआ, चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, तो उस अवस्था को कहते हैं पोकीलियोसाइटोसिस। आरबीसी की शेप में अंतर आना क्या कहलाता है? पोकीलियोसाइटोसिस। किसी भी प्रकार से अगर डिफरेंस आया तो, जैसे कि मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया है किसी पर्सन को, सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या हो जाता है? आरबीसी सिकल सेल शेप हो जाते हैं, आरबीसी सिकल सेल शेप, यानी कि आरबीसी का शेप जो है वो चेंज हो गया, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? पोकीलियोसाइटोसिस कहेंगे। काउंट क्या है आरबीसी का? नॉर्मल काउंट, आरबीसी काउंट कितने पाए जाते हैं? 5.5 मिलियन आरबीसी मिलते हैं, या फीमेल में 4.5 मिलियन आरबीसी पाए जाते हैं। इतने आरबीसी मिलते हैं, 5.5 मिलियन। अगर इससे ज्यादा मिलेंगे, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, आरबीसी का काउंट अगर इससे ज्यादा हो गया तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथीमिया। आप एक बात ध्यान रखो कि आरबीसी डिवाइड नहीं करते हैं, यानी कि अगर इनका काउंट बढ़ रहा है, जो कि नॉर्मल काउंट है उससे ज्यादा काउंट मिल रहा है, तो ये इसलिए नहीं है कि आरबीसी डिवाइड कर रहे हैं। आरबीसी तो कभी डिवाइड नहीं करते, बोन मैरो से ही ये ज्यादा बन के आ रहे हैं। सो दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया ऑल्टीट्यूड सिकनेस के दौरान भी देखा जाता है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस क्या है? अगर आप किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाते हैं जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, किसी हाइट वाली हिल स्टेशन चले जा रहे हो आप, तो उस समय आपकी बॉडी जो फील करती है हाई ऑल्टीट्यूड पर जाने की वजह से, उसे कहा जाता है ऑल्टीट्यूड सिकनेस। क्या होता है उस दौरान? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक बार इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है तो आपको उस प्रेशर के साथ आपके लंग्स को कोप करने के लिए आरबीसी का काउंट बढ़ाना पड़ता है। सो ड्यूरिंग अल्टीट्यूड सिकनेस पॉलीसाइथीमिया इज सीन। दैट इज ऑल्टीट्यूड सिकनेस। अगर आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, उस अवस्था को क्या कहते हैं? इराइथ्रोसाइटोपिनिया। दैट इज इराइथ्रोसाइटोपिनिया। आरबीसी में डिसऑर्डर्स क्या देखने को मिलते हैं हमें? आरबीसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स,
आरबीसी कई बार बड़े हो जाते हैं साइज में मैक्रोसाइटिक आरबीसी। क्यों हुए थे ये? ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। आरबीसी मैक्रोसिटिक है, लेकिन हीमोग्लोबिन पे कोई फर्क पड़ा था क्या? नहीं। सो हीमोग्लोबिन नॉर्मोक्रोमिक है। मैक्रोसिटिक मतलब लार्जर इन साइज, और नॉर्मोक्रोमिक मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन। दूसरा है, अगर मान लीजिए आयरन डेफिशिएंसी हुआ तो उस अवस्था को कहेंगे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक कंडीशन। माइक्रोसिटिक मतलब स्मॉलर आरबीसी, हाइपोक्रोमिक मतलब कि हीमोग्लोबिन इज लेस। कई बार ऐसा होता है आपको चोट लग गई और काफी सारा खून बह गया, तो दैट कंडीशन यानी कि एक्सेस ब्लड लॉस अगर हो गया, तो एक्सेस ब्लड लॉस के दौरान आरबीसी का शेप तो नहीं बदला है, तो आप इसे क्या लिखोगे? नॉर्मोसिटिक, क्योंकि आरबीसी का शेप उतना ही आपकी बॉडी में भले काउंट कम हो गया है, तो आरबीसी शेप इज सेम। लेकिन हीमोग्लोबिन का लॉस हुआ है क्या? एक आरबीसी के हीमोग्लोबिन के सेंस में बात हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। व्हाट इज दिस? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल है इन केस ऑफ 1 आरबीसी। So these are some kind of disorders which are related to आरबीसी। तो आरबीसी के बारे में हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली। इसमें आप इराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन को भी ध्यान रखेंगे। एक नोट पॉइंट और लिखेंगे, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी क्या है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी है स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन स्टोर करके रखता है, इट स्टोर्स एक्सेस ब्लड कॉर्पस्कल्स। स्प्लीन क्या करके रखता है? एक्सेस ब्लड सेल्स को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी। रेड ब्लड कॉर्पसल के सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंट होता है। वो एंटीजन कहलाता है, वो कायदे से क्या है? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं, इस चीज के बारे में हमें पता चला था कार्ल लैंडस्टीनर की वजह से। कार्ल लैंडस्टीनर, he was the one who discovered ABO blood grouping। ब्लड ग्रुपिंग कौन डिसाइड करता है? आरबीसी डिसाइड करता है। आरबीसी कैसे डिसाइड करता है ब्लड ग्रुपिंग? तो आप ये समझ लीजिए कि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन होता है। अगर आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन है उसको, उसका नाम है ए एंटीजन, ठीक है? एंटीजन ए प्रेजेंट है। ऐसा हो सकता है कि आरबीसी के सरफेस पर एक एंटीजन प्रेजेंट हो, वो है बी एंटीजन। कई बार ऐसा हो सकता है कि आरबीसी के सरफेस पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं। एक मिनट, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। जन उस कंडीशन में उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? इट विल बी डिफरेंट। एंड अगर एक भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा। यहाँ के केस में उसका ब्लड ग्रुप होगा ए ब्लड ग्रुप, इस केस में होगा उसका ब्लड ग्रुप बी, यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर होगा ओ ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आरबीसी बियर्स अ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन ए, जिसको हम कहते हैं एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। बी का मतलब होता है कि आरबीसी बियर्स एंटीजन बी। ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब होता है दिस इज द ब्लड ग्रुप एंड दिस इज आरबीसी। ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब होता है आरबीसी बियर्स एंटीजन ए एंड एंटीजन बी।
ओ ब्लड ग्रुप का मतलब होता है आरबीसी डज नॉट बियर एनी एंटीजन। दिस इज ऑल अबाउट द आरबीसी। आरबीसी पर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन की। जब हम लोग बात करते हैं एंटीजन एक्चुअल में होते क्या है और इनका नाम एंटीजन क्यों दिया गया है। कोई भी चीज जब बॉडी में जा करके क्या करती है, एंटीबॉडी बनवाती है, तब उसे हम कहते हैं एंटीजन। यानी कि एंटीजन आर द केमिकल्स दैट ट्रिगर दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, जो जाके क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाते हैं, दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, जिनकी होने की वजह से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो। सो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज करवाते हैं जब, उनको हम लोग एंटीजन कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ए ग्लूटिनोजेन। ए ग्लूटिनोजेन भी कहते हैं इन्हें। जिस पर्सन के आरबीसी के ऊपर ए वाला एंटीजन है, जैसे सपोज करिए कि आई एम ए ब्लड ग्रुप, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो आप जब ब्लड कलेक्ट करोगे, सैंपल कलेक्ट करोगे, तो आरबीसी में आपको क्या मिलेगा, ए वाला एंटीजन मिलेगा। लेकिन वहीं प्लाज्मा में आपको क्या मिलेंगे, एंटीबॉडी मिलेंगे। क्या ए के खिलाफ एंटीबॉडी मिलेंगे, नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी का प्लाज्मा ए वाले एंटीजन को पहचानता है, तो वो उसको मारने की कोशिश कभी नहीं करेगा। लेकिन वो कौन से एंटीजन को नहीं पहचानता है, वो बी वाले एंटीजन को नहीं पहचानता है, इसीलिए एंटीबॉडी मिलेगी बी के खिलाफ। स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि एंटीजन और एंटीबॉडी में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। वहीं अगर हम लोग बी ब्लड ग्रुप वाले किसी पर्सन की बात करेंगे, कोई एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप है बी, तो उसके आरबीसी पर एंटीजन बी होगा और उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, ए के खिलाफ एंटीबॉडी होगा। ए बी ब्लड ग्रुप वाला है तो आरबीसी के सरफेस पर क्या है, ए बी वाला एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगा, दोनों में से किसी के अगेंस्ट नहीं हो सकता, इसलिए देयर इज नो एंटीबॉडी। लेकिन वहीं ओ ब्लड ग्रुप वाला होगा तो उसके आरबीसी में उसके ब्लड के प्लाज्मा में किसके खिलाफ एंटीबॉडी मिलेगा, ए के खिलाफ भी मिलेगा और बी के खिलाफ भी मिलेगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग नोट पॉइंट बता रही हूँ, उधर वाला जो है वहां पर बताया सब उसको जरूर लिखिएगा। ये देखिए, इस बात को समझिए, एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी स्पेशल प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडी स्पेशल प्रोटीन होते हैं। और एंटीजन क्या है, ये भी प्रोटीन होते हैं, लेकिन एंटीजन कैन बी प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, जो भी चीज हो। एंटीजन का काम होता है दे ट्रिगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये इनका काम होता है। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, दे आर स्पेसिफिक अगेंस्ट एंटीजन, ये बने ही होते हैं किसी एक एंटीजन से लड़ने के लिए, किसी एक एंटीजन के खिलाफ बने होते हैं। तो ये कोशिश करते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि एक उस एंटीजन पर टारगेट कर सकें। क्लियर हो रही है बात, एंटीबॉडी और एंटीजन का मतलब, एंटीजन कुछ भी हो सकता है जो बॉडी में आके एंटीबॉडी बनवाता हो। मान लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप है, एक मिनट, अगेंस्ट एंटीजन, सॉरी, मैंने आज तक किसी भी वजह से मुझे ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है, मुझे किसी भी वजह से ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी है। तो आप जब आरबीसी को देखेंगे, और मैं कह रही हूँ मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो आरबीसी के सरफेस पे आपको कौन सा एंटीजन मिलेगा, बी वाला एंटीजन मिलेगा। जितने आरबीसी होंगे उन सबकी सरफेस पर बी वाला एंटीजन मिलेगा, ये चीज फिक्स है, ठीक है। आजू बाजू क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्लाज्मा में कौन सी चीजें मिलेंगी, तो प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी होगा क्या, नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि कोई और एंटीजन मेरी बॉडी में आया ही नहीं है, कभी कभी भी नहीं आया है। लेकिन अब सपोज करते हैं कि आया, मतलब कि मुझे ब्लड की जरूरत पड़ी और मुझे ब्लड चढ़ाया गया, चेक नहीं कर रहे थे कौन सा ब्लड है, और मुझे चढ़ाए इन लोग ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड इज transferred to a person who was having blood group B। तो अब जब मुझे ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो आरबीसी भी आएंगे उस पर्सन के और प्लाज्मा भी आएगा, लेकिन ज्यादातर मात्रा में तो प्लाज्मा आएगा और बहुत सारे आरबीसी आएंगे, तो मतलब कि ये रहे आरबीसी ए वाले। ब्लड चढ़ाने का मतलब ही होता है, पानी तो हमारे पास बहुत है ना, प्लाज्मा, हमारे पास आरबीसी की कमी थी, इसीलिए हम लोगों ने ब्लड दिया है। तो ये आ गया। अब तुरंत से झट से हमारी बॉडी का प्लाज्मा क्या करेगा, इस एंटीजन को देखेगा और बोलेगा कि इस एंटीजन को तो मैंने पहली बार देखा है, ये तो आज के पहले यहाँ पर कभी नहीं था, तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, ये हमारा नहीं है, मतलब हमारी बॉडी के पास पावर होता है ना सेल्फ और नॉन सेल्फ में अंतर करने का। सो दिस ब्लड इज ट्रांसफर्ड, ए एंटीजन ऑन आरबीसी इज रिकॉग्नाइज। ये वाला पोर्शन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये समझने के लिए है। तो ए एंटीजन, स्टोरी बता रही हूँ ना मैं आपको, ए एंटीजन ऑन आरबीसी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्लाज्मा of person with B blood group। अब जो बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसके प्लाज्मा ने देखा, उसको आ गया गुस्सा एंड एंटीबॉडी बना दी है उसने, एंटीबॉडी अगेंस्ट कौन से एंटीजन, ए आर सिंथेसाइज्ड। तुरंत क्या करेगा वो, एंटीबॉडी बना देगा। ये ऐसे दिखते हैं एंटीबॉडी, खूब सारे एंटीबॉडी बनेंगे ना। और ये सब एंटीबॉडी क्या करेंगे, अब देखो एक आरबीसी पे देखें, इसके पास जाएंगे और इसको पकड़ लेंगे लाइक दिस, ये सब जाके इसको पकड़ लेंगे। So antibody against antigen A are synthesized, causing antigen antibody reaction, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और उस प्रक्रिया को कहते हैं एग्लूटिनेशन या ब्लड में क्लम्पिंग हो गई है, क्योंकि आरबीसी को जकड़ लिया, मूव नहीं करने दे रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि गांठ बन गई है, तो उसको कहा जाता है क्लम्पिंग। क्योंकि एंटीबॉडी और एंटीजन, एंटीजन ए ग्लूटिनोजेन और एंटीबॉडी ए ग्लूटिनिन, ये दोनों रिएक्ट कर गए हैं, इसलिए ए ग्लूटिनेशन या फिर ब्लड क्लम्पिंग या फिर ए ग्लूटिनोजेन ए ग्लूटिनिन रिएक्शन भी कहा जाता है इसको। तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी और पर्सन का ब्लड ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, उसका एंटीजन आ गया, ब्लड प्लाज्मा बोलेगा ये मेरा एंटीजन नहीं है और उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बना लेगा। तो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकते हैं उसी चीज को बताना है। सो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन, during blood transfusion any blood cannot be used, and blood of the donor has to be carefully matched with blood of recipient। ये चीज बहुत जरूरी है टू अवॉइड सीरियस प्रॉब्लम of blood clumping।
एंड ब्लड क्लम्पिंग के दौरान क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, एंटीबॉडी स्पेशल प्रोटीन है जो एक एंटीजन को खत्म करने के लिए उनको बस एक ही चीज सिखा के भेजा जाता है, ये एंटीजन है, इसको मार दो अब तुम। समझ में आया? तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, एंटीजन आएगा, एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनेगा, उसको मारेगा। समझ रहे हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं एग्लूटिनोजन एग्लूटिनिन रिएक्शन या एग्लूटिनेशन। तो ये कॉपी कर लेंगे आप। यहाँ पर ये जो चीजें हैं इनकी पहचान किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीलर ने की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी कहते हैं। फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो प्लाज्मा में क्या हो रहा है और आरबीसी के सरफेस पर क्या है, ओ वाला पर्सन जो है उसके आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, मतलब आप इसको किसी के में भी डाल दो, कोई एंटीबॉडी इसके खिलाफ बनने वाली ही नहीं है, राइट। लेकिन वहीं अगर आप बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप को आप किसी पर्सन में डालोगे तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी दूसरे लोग जरूर बना लेंगे। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा बताया गया था, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप, ये जो ब्लड ग्रुप है ये कार्ल लैंडस्टीनर ने नहीं बताया था। दिस वाज discovered by this blood group was discovered by Di Castello and Sturley. This was identified by Di Castello and Sturley. ये जो चीजें यहाँ पर हमने पढ़ी अभी कि ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप किस वजह से होते हैं, तो अगर आप इस तरीके से सोचें, इनमें से कौन सा है जो यूनिवर्सल डोनर की तरह काम करता है, मतलब आप किसी को भी दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो ओ वाला होगा, बिकॉज आरबीसी बियर्स नो एंटीजन। और अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन ही नहीं है तो ये किसी में भी चले जाए उसमें जाके कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी ब्लड ग्रुप, बिकॉज आरबीसी के पास दोनों एंटीजन है एंड हेंस बिकॉज एंटीबॉडी does not bears, because antibody does not plasma does not bear, antibody की जगह, because plasma does not bear antibody। तो यहाँ पर यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड यूनिवर्सल डोनर मैंने आपको बता दिए। पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या है यहीं पर बता रही हूँ मैं आपको। वो ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में नहीं आता, दैट इज अबाउट आरएच ग्रुपिंग विच इज अ डिफरेंट ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। RH blood grouping was discovered by Landsteiner and Wiener in rhesus monkey। और क्योंकि इस मंकी में डिस्कवर किया गया था, इसका नाम क्या रख दिया था, RH फैक्टर। ये नाम है एंटीजन का, एंटीजन का नाम क्या गया था, RH एंटीजन। So because RH factor या RH antigen it was found in RH यानी कि rhesus monkey, और इसी से सिमिलर मिलता जुलता हमें ह्यूमन में भी मिला, तो हमने नाम दे दिया। क्या नाम दिया हमने, देखो, अगर किसी पर्सन की आरबीसी की सरफेस पर RH फैक्टर पाया जाएगा या RH एंटीजन पाया जाएगा तो इसे कहा जाएगा कि ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और ये मिलता है अबाउट 80% लोगों में, 80% लोगों में, 80% इन वर्ल्ड आर RH पॉजिटिव। अगर आरबीसी के सरफेस पर RH एंटीजन नहीं मिलता है तो उसे कहते हैं कि ये पर्सन RH नेगेटिव है, दिस पर्सन इज RH नेगेटिव। और ऐसा 20% इन वर्ल्ड आर RH नेगेटिव। पर इंडिया में ये रेशियो अलग चलता है। इन इंडिया
97:3 पॉजिटिव इज टू नेगेटिव का रेशो मिलता है आपको। RH पॉजिटिव वाले लोग 97% है और RH नेगेटिव वाले 3% है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ये आरबीसी के सरफेस पर है एंटीजन। प्लाज्मा के साथ क्या हो रहा है? प्लाज्मा में अगर RH एंटीजन है किसी के पास तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा क्या इसके अगेंस्ट? नहीं, पर यहाँ पर होगा एंटीबॉडी, उसका नाम है एंटी RH। RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, राइट। तो ये चीज हमको मिल रही है यहाँ पे। RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव से ले सकता है कि नहीं, देखें जरा। RH पॉजिटिव कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम RH नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है RH नेगेटिव वाला, उसके सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है और RH पॉजिटिव वाले के ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो लड़ाई होने का सवाल नहीं होता। बट उल्टा पॉसिबल नहीं है। RH नेगेटिव कैन नॉट एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव। ये चीज नहीं होने वाली है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उसके सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन फॉर ABO। लेकिन पॉजिटिव होने का मतलब RH वाला एंटीजन प्रेजेंट है, ABO के लिए एंटीजन नहीं है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव, मतलब A होगा, B होगा, RH नहीं होगा, तो ये हो गया AB नेगेटिव। अगर किसी पर्सन के RBC पर B है और RH फैक्टर है तो वो हो जाएगा B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। A है और RH नहीं है तो ये क्या हो गया? A नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इस तरीके से आप सारे बना सकते हो। तो अब सवाल ये है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? O पॉजिटिव या O नेगेटिव, और रेसिपिएंट में AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव। कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा? जिसके पास कोई भी क्या ना हो, कोई भी ना हो, एंटीबॉडी ना हो, वो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो, तो O पॉजिटिव के पास तो एक एंटीजन है, यानी कि O नेगेटिव के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। दिस वन इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज सरफेस बियर्स नो एंटीजन। एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया AB पॉजिटिव बिकॉज प्लाज्मा बियर्स नो एंटीबॉडी। ये चीज यहां तक क्लियर है। RH नेगेटिव पर्सन को अगर आपने RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो RH ग्रुप मैचिंग करना भी जरूरी होता है। एक स्पेशल केस बताते हैं आपको, स्पेशल केस ऑफ RH incompatibility. There is a female who is RH negative and there is a male who is RH positive. इनका फर्स्ट चाइल्ड है, अगर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों केस में देखते हैं तो मदर इज बियरिंग चाइल्ड, राइट। मदर इज बियरिंग चाइल्ड। अगर RH नेगेटिव है और माने कि मदर से मैच कर रहा है, so there is no problem here. अगर RH पॉजिटिव है और मदर के ब्लड से मैच नहीं कर रहा है तो भी देयर इज नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मदर के बॉडी से प्लाज्मा जा रहा है, और अगर RBC जा भी रहे हैं तो जो क्योंकि मदर जो है वो RH नेगेटिव है, यानी कि RH फैक्टर तो है ही नहीं ना उसके पास, so there is no problem, right. In the first child there is no problem. During delivery of first child, during delivery of first child there is a possibility that blood of, there is a
possibility of exposure of maternal blood to fetal blood. ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मदर के ब्लड पर किसका एक्सपोजर हो जाएगा, फीटल ब्लड का, यानी कि RH पॉजिटिव वाला जो चाइल्ड है, RH पॉजिटिव की बात कर रही हूं मैं, दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट. So during delivery of the first child, there is a possibility of exposure of maternal blood to small amount of fetal blood. So now mother, delivery हो गई है, बच्चे को कोई नुकसान नहीं है. So now mother starts preparing antibodies, मैंने बताया था एंटीजन आ गया, against RH एंटीजन, ये होने ही वाला है in her blood. अब मान लीजिए subsequent pregnancy, in case of subsequent pregnancy, अगला बच्चा अगर RH नेगेटिव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है. अगला बच्चा मतलब फर्स्ट चाइल्ड RH पॉजिटिव था, मैं इस केस की बात कर रही हूँ, फिर से बता दूं आपको. RH नेगेटिव वाले को तो हमने क्लोज कर दिया है, यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं जब फीमेल RH नेगेटिव है, फीमेल नेगेटिव है और मेल पॉजिटिव था, इसलिए बच्चा भी जो है वो पॉजिटिव है. ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस जो है क्लास 12 में पढ़ेंगे जेनेटिक्स में. डिलीवरी के दौरान ऐसा हो सकता है कि मदर ब्लड के प्लाज्मा किसके कांटेक्ट में आ गए, फीटल ब्लड के आरबीसी के कांटेक्ट में आ गए. तो इन लोगों को आया गुस्सा कि ये हमारा एंटीजन तो नहीं, RH एंटीजन जो बच्चे के पास है, तो उसके खिलाफ उन्होंने बना दी एंटीबॉडी, बना के रख लिए. अब बच्चे को, पहले वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव चाइल्ड हुआ, हैज रिस्क ऑफ रिसीविंग these antibodies from her blood. पॉसिबिलिटी है कि उनके ब्लड से ये एंटीबॉडीज कहाँ आने लगेंगे, मदर के ब्लड से बच्चे के ब्लड में जाने लगेंगे. और एंटीबॉडी, क्योंकि प्लाज्मा का ट्रांसफर तो होता है, जैसे जैसे वो जाने लगेंगे तो बच्चों में नुकसान करेंगे. तो द RH एंटीबॉडीज receiving these antibodies, which antibodies, RH antibodies from the mother can leak into the blood of fetus from her blood. So this condition can be fatal. जानलेवा हो सकती है. फेटल वर्ड का मतलब होता है जानलेवा. और अगर जानलेवा नहीं होगा, इट मे कॉज सीवियर एनीमिया टू चाइल्ड. एनीमिया यानी कि बहुत ही ब्लड की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी, एंड जॉन्डिस टू बेबी. एंड दिस कंडीशन इज नोन एज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. इस कंडीशन को इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं. इससे बचा कैसे जा सकता है? दिस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड by administering anti-RH to mother immediately after delivery of first child, ताकि मदर ब्लड में बने ही ना एंटीबॉडीज. समझ में आया? सो ये एक मिनट, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. जो सेकेंड बच्चा फेस करेगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो. फर्स्ट चाइल्ड वाज आल्सो पॉजिटिव एंड इन केस सेकेंड इज आल्सो पॉजिटिव, दिस कंडीशन इज सीन.